मैं राकेश कुमार, आपका भूगोल अध्यापक ध्रुव क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम भूगोल की जो सीरीज है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो कक्षाएं 12वीं की जो भूगोल है उसकी डाली थी। पहला और दूसरा अध्याय पूरा करके डाल दिया, वो भी आप देख सकते हैं। और पिछली जो कक्षा थी वो हमारी थी भारतीय भूगोल, भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय और देशांतर स्तर पर क्या था। तो जो उसके अंदर बताया था उससे आगे आज हम इस वीडियो को बढ़ा रहे हैं। तो भाग 2 है भारतीय भूगोल का। देखिए पहले बच्चों, आज हम बात करते हैं भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा। जैसे कि आप जानते हैं भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी हिस्सा है, अगर हम दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं, ये मेरे बच्चों कर्क रेखा है। आज हम इस कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा भारत की भूमध्य रेखा कहलाती है, क्योंकि भारत को 2 भागों में वो डिवाइड करती है। तो ये जो जलीय हिस्सा है हमारा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है, और ये हमारा हिंद महासागर है। अर्थात भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ स्थान जो होता है प्यारे बच्चों, वो प्रायद्वीप कहलाता है। अगली कक्षा में जब मैं आपको बताऊंगा तो द्वीप, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप, महाद्वीप क्या होते हैं यह भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, भूखंड का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। इसलिए ये भारतीय प्रायद्वीप है, इसलिए ये भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप पठार कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा की। जलीय सीमा की बात करते हैं तो जल वाले हिस्से में ही बात करेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं, जैसा कि आपने जान लिया होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। पहले बच्चों, जब हम अपने तटीय भागों से 12 मील, 12 समुद्री मील की दूरी तय करते हैं, तो वो हमारी प्रादेशिक सीमा कहलाती है, प्रादेशिक जलीय सीमा। इस 12 समुद्री मील तक हमारा पूर्ण राजनीतिक अधिकार होता है, 12 समुद्री मील। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि 12 समुद्री मील का अर्थ क्या होता है। एक समुद्री मील में लगभग 1.83 किलोमीटर होते हैं। एक समुद्री मील में 1.83 किलोमीटर होते हैं। मैंने आपको बताया 12 समुद्री मील। अगर 12 समुद्री मील इंटू 1.83 किलोमीटर हम कर देंगे तो बच्चों लगभग 21.9 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक जो भी 12 समुद्री मील है वो 21.9 किलोमीटर होता है। 12 समुद्री मील बराबर 21.9 किलोमीटर। बच्चों ये हमारी प्रादेशिक जलीय सीमा है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक समुद्री मील बराबर 1.83 किलोमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 21.9 किलोमीटर आ जाता है। तो 12 समुद्री मील या 21.9 लगभग 22 किलोमीटर तक हमारा पूर्ण अधिकार होता है जल के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं 12 समुद्री मील के बाद अगर हम बात करें 24 समुद्री मील की, यह आ जाता है 24 समुद्री मील। अगर 24 समुद्री मील की बात करें तो 24 समुद्री मील तक हम जो आर्थिक अधिकार है वो रखते हैं। यानी कि 24 समुद्री मील तक भारत का आर्थिक अधिकार रहता है।
भारत सीमा शुल्क ले सकता है। अब आप सोचोगे सीमा शुल्क किससे लेगा? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी के जो जहाज चलते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं या हमारे आसपास से गुजरते हैं, तो अगर कोई भी जहाज 24 समुद्री मील के दायरे में आ जाता है, एंट्री करता है, तो उससे हम जो शुल्क है, आर्थिक तौर पर जो टैक्स है, वो लेने के अधिकारी हो जाते हैं। जैसा कि आपने सड़क पर भी देखा होगा, हमें रोड टैक्स देने पड़ते हैं, चूंकि टैक्स देने पड़ते हैं। तो 24 समुद्री मील तक अगर कोई जहाज इस प्रकार की गतिविधियों में आता है तो हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। हमारे आर्थिक जो आधार हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। इस चीज को आप विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मेरे बच्चों 12 के बाद 24, 24 के बाद हम बात करते हैं, इसको यहां बनाऊंगा। ये सेगमेंट इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, यानी कि पानी में हमारी सीमाओं से बराबर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 200 समुद्री मील तक। पहले बच्चों 200 समुद्री मील इंटू 1.83 कर देना, किलोमीटर निकलकर सामने आ जाएगा। 200 समुद्री मील की अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी अनुसंधान कर सकते हैं, कोई भी द्वीप खोज सकते हैं, इसके अलावा खनिजों का खनन कर सकते हैं। यह कार्य हम 200 समुद्री मील तक कर सकते हैं। अब यहां पर एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपनी प्रादेशिक जलीय सीमा से 200 समुद्री मील कोई द्वीप खोज लें, उदाहरण के तौर पर, तो 200 समुद्री मील दूर हमने एक द्वीप खोज लिया और फिर उस द्वीप से 200 समुद्री मील फिर हम अधिकार ले लेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो धीरे धीरे हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएंगे, हमारा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारी मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से ये काउंट होगा, ना तो ये लक्षद्वीप से काउंट होगा, ना ये अंडमान निकोबार से काउंट होगा, और ना ही ये इस मुख्य भूमि से जो 200 समुद्री मील दूर हम कोई द्वीप खोज लेंगे और वो हमारे अधिकारक क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये 12 समुद्री मील वहां से शुरू नहीं होगा, ये वहां से शुरू नहीं होगा। इस प्रकार तो मैं यहां से 200 समुद्री मील एक द्वीप खोजूं, उस पर अपना भारत का अधिकार जमाऊं, फिर वहां से फिर 200 चलूं, फिर धीरे धीरे करते हुए मैं ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाऊं। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान करना है, ये जो 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील या 200 समुद्री मील का दायरा होगा बेटा, ये केवल मुख्य भूमि से होगा। ये विशेष तौर पर ध्यान करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं भारत की जो प्रादेशिक जलीय सीमा है वो आपके समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों, हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बार भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात करते हैं। तो उनकी बात करने के लिए आपको लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक लाइन याद करनी है। भारत के पड़ोसी देश, इसके लिए आप एक लाइन करो। बचपन में एमबीए किया, तो ये एक लाइन ऐसी है, इस एक लाइन में भारत के पड़ोसी देश आगे खड़े हो जाएंगे आपके सामने। और इस एक लाइन का महत्व भी जबरदस्त होना है, क्योंकि इस एक लाइन में भारत के पड़ोसी देशों को जानने के साथ साथ आप 8-10 ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको टिप्स पे हो जाएंगी। देखिए, बचपन बे बांग्लादेश, जय चीन, पै पाकिस्तान,
ने नेपाल, एम, एम से क्या बनेगा मेरे बच्चों? म्यांमार। बी, बी से बनेगा भूटान। ए से बनेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। बिल्कुल, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। बिल्कुल, मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी देश है। अगर कहीं जब हम जलीय सीमाओं के दायरे में चले जाते हैं तो इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी देश बन जाता है। लेकिन ये जो नाम हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे देश, ये सारे के सारे देश भारत के साथ सथलीय भूभाग से जुड़े हुए हैं। तो सथलीय भूभाग से जुड़ा होने की वजह से हम इन्हीं को भारत के पड़ोसी देशों की संख्या में खड़े करते हैं। हालांकि श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका की कोई भी सथलीय सीमा नहीं लगती है। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। बचपन में एमबीए किया, इस बचपन में एमबीए किया वाली ट्रिक के अंदर ये सारी की सारी जो चीजें अब आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। एक चीज यहां पर सॉल्व हो जाती है। अब बहुत बार सवाल आता है, एचटेट में तो बहुत बार आया है, जो हिंदी एसएसटी या इंग्लिश एसएसटी या ज्योग्राफी का जो एचटेट होता है पीजीटी लेवल पर, उसमें बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश की सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है। तो बच्चों इसको याद कर लियो, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी और सबसे कम इसकी। ये वो काउंट डाउन है ज्यादा से कम की तरफ। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान करना है। मैं केवल आपको 2 की बता देता हूं, क्योंकि पेपर में पहली और आखिरी बात तो किलोमीटर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 की जरूर बताऊंगा, सबसे ज्यादा और सबसे कम। और हां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप प्रिंट आउट लोगे तो उसमें सब कुछ आपको राइटिंग में मिलेगा। तो अगर इसकी हम बात करें प्यारे बच्चों, 4096.7 किलोमीटर। बहुत से बच्चे इसके साथ चले जाते हैं कि चीन की भारतीय सीमा के साथ सबसे लंबी सीमा लगती, नहीं, चीन की नहीं लगती है। तो सबसे लंबी जो सीमा है प्यारे बच्चों वो बांग्लादेश की लगती है, और सबसे छोटी जो सीमा है प्यारे बच्चों वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान हमारे साथ सीमा साझी करता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। कारण है पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हालांकि पाक अधिकृत कश्मीर पर हमारा अभी हक नहीं है, लेकिन भारत ने अपना दावा उस पर छोड़ा नहीं है, क्योंकि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाली नहीं है। तो POK हमारा ही हिस्सा है और हमने उस पर दावा नहीं छोड़ा गया है, इसीलिए अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश बनता है, एक रास्ता है जो हमें अफगानिस्तान से आज भी जोड़ता है। जिस दिन POK खुल जाएगा उस दिन हमारे मध्य वो और लंबी सीमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है वो इसकी है बेटा, और सबसे कम इसकी है। अब दूसरी बात और मैं आपको यहां पर एक साथ साथ एक और बता देना चाहता हूं। बहुत बार क्या पूछा जाता है कि सबसे लंबी जो सीमा है वो इनमें से किसकी भारत के साथ लगती है, और बहुत बार प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या आते हैं, बहुत बार ऑप्शन ये 4 आ जाते हैं, इधर वाले 4 आ जाते हैं। तो सबसे लंबी किसकी हो गई? नेपाल की हो गई। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी लगती है उसको नदारद कर देते हैं, गायब कर देते हैं। सबसे लंबी किसकी लगती है? अगर ये नाम हो तो पाकिस्तान की लगती है। सबसे लंबी किसकी लगती है? तो ये नाम हो तो चीन की लगती है। सबसे लंबी किसकी लगती है? ये नाम हो तो बांग्लादेश की लगती है। और नाम
आगे पीछे आ जाएं तो फिर सबसे लंबी और सबसे छोटी यही रहेगी। अगर इस दायरे में देखें कि इनमें से सबसे कम सीमा भारत के साथ किस देश की लगती है, तो बेटा नेपाल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 ही देश हैं। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा लेंगे। ये सीरीज जो है वो आपको ये भी बताएगी कि किन के साथ हमारी कितनी दूरी तय है सीमा के साथ, और एक काउंटडाउन में आप इसको चेक कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा से कम होता चला रहता है। इसके बाद एक देश का नाम और आता बेटा, जो कि इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ लगभग 94 किलोमीटर की जो जलीय सीमा है वो हम साझी करते हैं। ठीक है, श्रीलंका के साथ 94 किलोमीटर की सीमा हमारी साझी है। और अब आप इनको चेक कर लेंगे, हालांकि इसे हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारी स्थलीय सीमा साझी नहीं होती है। उम्मीद करता हूं इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको आराम से सीख गए होंगे कि बचपन में एमबीए किया ये सारे देश इसमें आ गए हैं। इसको मैं साफ कर देना चाहूंगा एक बार। अब बचपन में एमबीए किया से हमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका ज्ञान हो गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं उन पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उनके नाम क्या क्या है। यह सवाल बहुत बार पेपर में आता है। इसको आप चेक करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत व चीन की मध्य। भारत और चीन की जब हम बात करते हैं तो बेटा मैकमोहन रेखा, उन्नीस 1914 का शिमला समझौता, 1914 का शिमला समझौता, यह है ब्रिटिश भारत और चीन के तहत यह तय होना था, लेकिन चीन इससे नदारद था, इसलिए वो आज भी मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। क्योंकि मैकमोहन रेखा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो कि है, लेकिन चीन ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि वो हमारा ही हिस्सा है और हमारे और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है वो ही है। ठीक है, हालांकि भारत और चीन के बीच एक और सीमा रेखा है, क्योंकि भारत के साथ चीन दूसरी तरफ भी जो सीमा है वो साझी करता है। उसका अगर मैं नाम लेना चाहूं, भारत व चीन के साथ एक और नाम है LAC। इसको मैं यही खत्म कर दूंगा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, ये भी भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। यह मैकमोहन रेखा है, ये 1914 में शिमला समझौते के तहत आई थी। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह 1962 में तय की गई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में तय की गई थी। 1962 के युद्ध के बाद इसे युद्ध विराम रेखा भी बोलते हैं, इसे युद्ध विराम रेखा भी बोला जाता है। अब ये है कहां? ये है प्यारे बच्चों, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और चीन का जो हिस्सा है अक्साई चीन, उसके बीच ये जो सीमा रेखा है वो खींची गई है। ठीक है, विवादित एरिया है, लेकिन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 1962 की जो वॉर हुई थी इंडो चाइना, कई स्थानों पर इसको इंडो साइना भी बोलते हैं या चाइना भी बोलते हैं, उसे युद्ध विराम रेखा का नाम दिया गया प्यारे बच्चों। और ये जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन, भारतीय हिस्से और चाइनीज हिस्से, जो चाइनीज हिस्सा दैट मींस चीन के हिस्से में चला गया है, उनके बीच ये सीमा रेखा खींची हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और मैकमोहन रेखा 1914 शिमला समझौता भारत और
चीन के मध्य है। इसको मैं साफ कर देता हूं। इसके बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। पंद्रह अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और 14 अगस्त 1947 को जब भारतीय विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया था। तो पूर्वी पाकिस्तान आज समय संदर्भ में बांग्लादेश है, जिसका निर्माण 1971 में हुआ था, और पश्चिमी पाकिस्तान आज वर्तमान में पाकिस्तान है। तो इसे आप ये कह सकते हो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक रेखा है। ठीक है, उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। पहले बच्चों 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तय की गई थी। उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह भारत और वर्तमान पाकिस्तान के बीच है। उस समय यह रेखा भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में यह रेखा भारत व वर्तमान जो पाकिस्तान है उसके मध्य में खींची गई है। अब इसके साथ साथ हम बांग्लादेश को भी ले लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा है, जिसका भी हाल ही में, मौजूदा समय में अभी हाल ही में जो समाधान है वो किया भी गया। बहुत बार यह नाम सुर्खियों में आया था, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा जो कॉरिडोर है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है 4096 किलोमीटर की। ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से वो प्रदर्शित है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो शायद ही आपको बताई गई होगी, और उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? पेपर में आ चुकी है, एसएससी के एक पेपर में यह बात पूछी जा चुकी है कि त्रिपुरा शून्य रेखा क्या है। त्रिपुरा शून्य रेखा क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, त्रिपुरा शून्य रेखा की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या चीज आएगी? देखिए ध्यान से, हमारा एक स्टेट है त्रिपुरा, हमारा एक स्टेट है त्रिपुरा। ठीक है, एकमात्र स्टेट है भारत का त्रिपुरा। किसी भी देश से 3 तरफ से घिरा हुआ होने वाला, यानी कि एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जो 3 तरफ से किसी देश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। पहली चीज कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो किसी भी देश से 3 तरफ से घिरा हुआ हो? त्रिपुरा घिरा हुआ है। दूसरी एक और चीज यहां पर क्या आएगी, इसको त्रिपुरा शून्य रेखा क्या बोलते हैं? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला को लेकर के क्वेश्चन बनता है। अगरतला भारत की एकमात्र प्रांतीय राजधानी, ध्यान करेंगे मैंने प्रांतीय लिखा है, प्रांतीय दैट मीन्स भारत के स्टेट्स प्रांत कहलाते हैं। तो अगरतला भारत की एकमात्र प्रांतीय राजधानी है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से, एकमात्र प्रांतीय राजधानी जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर की दूरी पर है। त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है उसकी दूरी बांग्लादेश से 50 मीटर की दूरी पर है, बांग्लादेश की सीमा रेखा से।
हमारे जितने भी स्टेट हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं, उनमें से किसी की भी राजधानी इतनी नजदीक नहीं है। ये सबसे नजदीक है बांग्लादेश के, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों? त्रिपुरा शून्य रेखा। यह भारत का स्टेट त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींची गई एक रेखा है। इसको विशेष तौर पर ध्यान करेंगे, बहुत कम स्थानों पर आपको बताई जाएगी। त्रिपुरा शून्य रेखा किस किस के मध्य है? त्रिपुरा शून्य रेखा भारत के राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं साफ कर देता हूं इसको। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम अगला जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में बात करते हैं, भारत व अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर हम बात करते हैं तो उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। सर डुरंड की अध्यक्षता में डुरंड रेखा का जो संचालन है वो 1896 में किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जिसको हम डुरंड रेखा बोलते हैं, लेकिन पीओके की वजह से जो पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी वजह से वर्तमान में, ये चीज आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वर्तमान में यह सीमा रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ मानी जाती है। इस चीज को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा 1896 में खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में यह जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती है। तो इसे आप विशेष तौर पर आप ध्यान कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत व अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा मानी गई है, लेकिन वर्तमान में यह जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, भारत व म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। ठीक है, आपने लुसाई, अराकान, पटकोई की पहाड़ियों के नाम सुने होंगे। लुसाई, अराकान या पटकोई की जो पहाड़ियां हैं जो हिमालय रेंज से बाहर हैं, ध्यान करेंगे ये हिमालय रेंज से बाहर की श्रेणियां हैं। ठीक है, और ये जो श्रेणियां हैं ये भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा रेखा बनाती हैं और उस सीमा रेखा को हम प्राकृतिक सीमा रेखा भी बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा भारत व श्रीलंका के बीच। पहले बच्चों, भारत व श्रीलंका के मध्य जलीय सीमा है। ठीक है, और उस जलीय सीमा का नाम है पाक जल संधि, या एक और नाम है मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि जो है वो मन्नार की खाड़ी के आसपास है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, ठीक है ना, ये एक सीमा रेखा है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारत के पड़ोसी देश है उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। बचपन में एमबीए किया में क्या क्या आ गया है? बैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ मैंने आपको बता दिया, चैसे चीन, चीन के साथ मैंने आपको बता दिया, पैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मैंने आपको बता दिया, नए से नेपाल, नेपाल के साथ मैं इस बात के बाद आपको बताऊंगा बचपन में एम, ठीक है, बचपन में एमबीए किया म्यांमार के साथ मैंने आपको बता दिया, बी भूटान, भूटान के साथ भारत की कोई प्राकृतिक सीमा या राजनीतिक सीमा नहीं है। भारत के साथ भूटान और भारत की कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इस लिहाज से मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं उसमें केवल एक चीज बच जाती है, भारत व
नेपाल के बीच। पहले बच्चों अगर इसकी बात करें भारत और नेपाल के बीच, आपको शायद ही कहीं ये चीज बताई जाएगी। एक नाम है सुनोली। सुनोली नाम है। इस सुनोली नाम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भारतीय अधिकार क्षेत्र में आता है। सुनोली बेलाहिया। सुनोली भारत अधिकार क्षेत्र में है और बेलाहिया नेपाल अधिकार क्षेत्र में है। इन दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनी हुई है जिसे हम भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा रेखा है वो मानते हैं। और ये भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा रेखा है वो लगभग 70 किलोमीटर तक खींची हुई है। ठीक है, 70 किलोमीटर तक खींची हुई है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान कर लेंगे, यह जो सीमा रेखा है वो 70 किलोमीटर तक खींची हुई है। मैंने आपको बताया था बचपन में एमबीए किया, चौथे नंबर का देश है नेपाल जो हमारे साथ सीमा साझी करता है। तो मैंने केवल आपको 70 किलोमीटर बताया। 70 किलोमीटर के अलावा जो सीमा रेखा हम साझी करते हैं वो प्राकृतिक सीमा रेखा है जो हमारे हिमालय रेंज के अंदर है। तो ये सुनोली बेलाहिया, ये नाम विशेष तौर पर याद कीजिए, ये नाम शायद ही कहीं बताया जाएगा आपको। सुनोली बेलाहिया सीमा रेखा भारत और नेपाल के बीच 70 किलोमीटर तक बनाई गई है। सुनोली भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा पड़ता है और बेलाहिया नेपाल के अंदर एक हिस्सा पड़ता है, जो है यह भारत और नेपाल के बीच एक सीमा रेखा मानी जाती है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मैंने आपको बता दी थी। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बाद एक चीज और जो मैं छोड़ गया बीच में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इससे पहले मैंने आपको बताया था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के मध्य है, जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन। ऐसा ही एक रेखा खींची गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत व पाकिस्तान मानी जाती है। लेकिन मैं इसको क्या कहूंगा, यह जो सीमा रेखा है जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच है, जिसे हम गुलाम कश्मीर भी बोलते हैं। हमारे नजरिए से वो गुलाम कश्मीर है और पाकिस्तानी नजरिए से वो आजाद कश्मीर है। ये उल्टा सिचुएशन है। हालांकि भारतीय दावा आज भी इस पर मौजूद है। भविष्य की बात देखेंगे कि हम इसको हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि LOC को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, LOC पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है। हालांकि आज यहाँ पर पाकिस्तानी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, भारतीय अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, लेकिन हमने अपना दावा नहीं छोड़ा है। तो LOC जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच मानी जाती है। इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है। यह जून 1972 को अस्तित्व में आई थी, जून 1972। अब कई बार यह सवाल आता है किन किन के मध्य है। तो प्यारे बच्चों, यह पाकिस्तान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मध्य 1972 में एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम था 1972 का शिमला समझौता। ध्यान करेंगे, मैंने एक बार शिमला समझौता इससे पहले बताया था 1914 का शिमला समझौता। प्यारे बच्चों, ये 1972 का शिमला समझौता है। जून 1972 को, तारीख की अगर हम बात करेंगे 28 जून 1972, 28 जून 1972 जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो के पिता रहे हैं। बेनजीर भुट्टो जो एक समय में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भी रही थी।
ठीक है, एक हादसे में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो 28 जून 1972 को शिमला समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था मैं आपको बता चुका हूं, ये जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं। मैं इसको साफ कर देना चाहूंगा मेरे बच्चों। अब मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में आपको बताया था। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के ऐसे कितने प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूती है। भारत के ऐसे कितने प्रदेश हैं? तो अमेंडमेंट हो गया है, नया आंकड़ा आ गया है। भारत के कितने प्रदेश या कितने राज्यों की सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती हैं? जवाब दिमाग में आ गया होगा ना, 17। लेकिन जवाब बदल गया मेरे बच्चों। पहले भारत के 17 राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती थी। अब वर्तमान में ध्यान करना प्यारे बच्चों, 16 राज्यों की सीमा, नया आंकड़ा है, 16 राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। जहां पर भी नेट पर आज भी सर्च करोगे ना, आपको आंकड़ा 17 मिलने वाला है। अगर ऑप्शन में 16 और 17 दिखाई दें तो नो डाउट 16 आंसर होगा, और 16 ही गायब हो, 17 हो तो फिर आपका आंसर 17 हो सकता है। इसको विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। अब आप सोचोगे 16 है तो कौन सा गायब हो गया? गायब नहीं हुआ मेरे बच्चों। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और एक का नाम है लेह लद्दाख। तो इस लिहाज से वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, अगर दोबारा से इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया तो 16 राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूती हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूती है। अंडमान निकोबार की नहीं छूती है, हालांकि लगती है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम बेसिकली काउंट करेंगे स्थलीय भूभाग वाली सीमाओं को। तो 16 है, ध्यान करेंगे। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 16 राज्यों के अलावा जो जम्मू कश्मीर था वो पहले 70वां राज्य था, लेकिन अब एक नया आंकड़ा आ गया है। तो आप विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, हालांकि नेट पर अभी भी 17 राज्य दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो 16 राज्यों की जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है हमारी। तो इसको विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। अब प्यारे बच्चों एक बात कर लेते हैं हम, भारत के ऐसे कितने प्रदेश हैं? भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा भारतीय सीमा को नहीं छूती? भारतीय सीमा का मेरा मतलब क्या है? भारतीय बॉर्डर को नहीं छूती। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे लगता है, केंद्र शासित प्रदेश है। उदाहरण के तौर पर पंजाब लगता है, उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लगता है, त्रिपुरा लगता है बांग्लादेश के साथ, जो मैं भी हाल ही में बता रहा था। तो ऐसे कितने प्रदेश हैं जिनकी सीमा ही नहीं लगती है? एक नाम है हरियाणा। हरियाणा भारत की किसी भी आउटर बाउंड्री से टच नहीं होता है, जो भारतीय सीमाएं हैं उससे टच नहीं होता है, ठीक है भाई। हरियाणा के बाद एक नाम मैं लेना चाहूंगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, किसी भी भारतीय सीमा के साथ वो टच नहीं होता है। मध्य प्रदेश के साथ एक नाम मैं लेना चाहूंगा प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी किसी के साथ नहीं लगता है। एक और नाम लेना चाहूंगा प्यारे बच्चों, झारखंड। झारखंड भी किसी के साथ नहीं लगता है। एक नाम और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तेलंगाना। तो विशेष तौर पर ध्यान करेंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, कुल मिलाकर ये 5 राज्य हैं
जिनकी सीमा भारतीय सीमा के साथ टच नहीं होती। ये पांचों ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भारतीय सीमा के साथ टच नहीं होती है। विशेष तौर पर आप ध्यान कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों भारत की भूमध्य रेखा की। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.1/2 डिग्री, 23.1/2 डिग्री भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, देखिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों भारतीय इस हिस्से की, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये कर्क रेखा भाई, ठीक, ये जो है ये कर्क रेखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए कर्क रेखा कितने प्रदेशों में से गुजरती है, तो इन प्रदेशों को रटने की जरूरत नहीं है। इनके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, गुर्रम छज्जा पतरामी। संस्कृत की एक पंक्ति बन जाती है, गुर्रम छज्जा पतरामी। आसान है, मुझे तो याद है, उम्मीद करता हूं आपको भी याद हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में नंबर 1 नाम ले लेते हैं गुजरात का, रे, राजस्थान का, मैं, मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, छा, झारखंड, पै, पश्चिम बंगाल, त्रा, त्रिपुरा, मी, मिजोरम। ध्यान करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों इस ट्रिक में 8 प्रदेशों का नाम है जो भारत के प्रदेशों से गुजरती हैं। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। अब इसमें कई चीजें छिपी हुई हैं। पहली चीज, ये कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है, और इधर कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। पश्चिमी से पूर्वी, यू कैन से पश्चिम से पूर्व, इन राज्यों का क्रम है। पश्चिम से पूर्व इन राज्यों का क्रम ही इसी क्रम में है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान करना है कि पश्चिम से पूर्व तक इन राज्यों का क्रम है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। जो एसएससी या यूपीएससी, खासतौर पर यूपीएससी के जो लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें कोटिंग आती है। कोटिंग क्या आती है वो देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के इन प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम लगाइए, पूर्व से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूर्व लगाइए। इस प्रकार का एक सवाल बनना, बहुत बार यह सवाल मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर। तो पहली और आखिरी बात तो ये बिल्कुल सीधा क्रम है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। आपको ये याद होना चाहिए। कोई भी ऐसा सवाल अगर पूछ लिया जाए, कोई भी 4 नाम अगर आप दे दे, मान लो एक नाम उसने ये दे दिया, एक नाम उसने ये दे दिया, एक नाम उसने ये दे दिया और एक नाम उसने ये दे दिया, तो इस क्रम को आप पश्चिम से पूर्व रख सकते हो। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम। इसी क्रम को वो पूर्व से पश्चिम भी बोल सकता है, तो आप उस दिशा से चल पड़िए, पूर्व से पश्चिम में आ जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्रम को आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। गुर्रम छज्जा पतरामी में 8 प्रदेश आ जाते हैं। ठीक है, और इन 8 प्रदेशों के माध्यम से आप ये जान लोगे कि कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है। यहां पर एक सवाल और आता है, सभी 8 प्रदेशों की राजधानियां हैं,
एक सवाल ये आता है कि किस भारतीय प्रदेश की राजधानी के बीच से, बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी गई है? ठीक है ना। तो भाई झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की जो राजधानी रांची है, रांची के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, रांची के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। 23 से 1/2 डिग्री भारत की भूमध्य रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के बीचों बीच से ये गुजरती है, भारत के 8 प्रदेशों से गुजरती है। ये 8 के 8 के प्रदेश पश्चिम से पूर्व लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। भारत की जो बेसिक चीजें वो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि और कुछ बताएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वो मैं लंबी करना नहीं चाहता, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ऐसे आंकड़े आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे जो शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। मेरी वीडियोस लंबी बन रही हैं, किसी भी कंसेप्ट को थोड़ा सा लंबा खींचकर करवाया जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं कोई भी डिटेल छोड़ना नहीं चाहता आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि आपको सारी डिटेल दी जाए, नहीं तो बहुत स्थानों पर रफली डिटेल्स आपको दे दी जाती हैं, गहराई की डिटेल्स आपको नहीं दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।